अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। तज्ज़िया निगार हैं दिफाई मामलात के ऊपर, दुनिया भर में होने वाली अहम तब्दीलियों पर इनका जो तज्ज़िया है बड़ा अहमियत का हामिल, मालूमाती और ऑथेंटिक होता है। गाए गाए हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं। आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि 20 साल बाद गाज़ा में जो हमास ने अपनी हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और अब जो नेशनल कमेटी सिविल मैनेजमेंट की बुनियाद है, यानी टेक्नोक्रेट हुकूमत की, वहाँ पे फ़लस्तीनी जो रियासती जो उसका अमल दखल है उसका आगाज़ होगा। लोग समझ रहे हैं कि ये जो ब्रॉडर प्लान था ट्रंप का उस सिलसिले में ये अहम पेशरफ्त है और ये 20 साल बाद इन्होंने जो गाज़ा में हुकूमत है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिलखुसूस उस भी जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, चौथे राउंड की तैयारियां हैं, पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से आ रहा है। ये सबसे अहम डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई है, चाहे वो लबनान इसराइल का पीस डील हो, उससे भी अहम ये है क्योंकि ये भी उन चंद एक मामलात में है जो सर फहरिस्त रहा है ईरान की डिमांड्स के मुताबिक। अब दूसरी बात, जो जनाब आयतुल्लाह शहीद का जनाजा हुआ, रसूमात हुई, वो देखने से ताल्लुक़ रखती। अमरीकी सिस्टम, अमरीकी हुकाम, अमरीकी सदर, उनके लिए इसमें क्या मैसेज था। और फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, ग्रुप कैप्टन आसिम तारक इस तरह से शहीद हुए, उसके ऊपर बात करते हैं। इसका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सबसे पहले तो मैं ज़रा जो ग्रुप कैप्टन है आसिम तारक साहब, उनकी शहादत का जिक्र करूँ। गो के कुछ कलादम तंजीमें उसके ऊपर आन पड़ी हैं, लेकिन जो इवेंट हुआ आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, इस 20-21 साल के दरिंदे को, जाहिल को, जो बंदूक लेकर फिर रहा था, एक लड़की को ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और आसिम साहब ने देखा, उन्होंने बचाया उस लड़की की जान को। कितना अफसोसनाक और बड़ा लॉस है। ग्रुप कैप्टन क्या होता है और फिर इस सब में आपकी ट्रेनिंग क्या होती है अगर आप आमतौर पे यूनिफॉर्म के बगैर गुजर रहे हो? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया है और वाकई हमारी हमदर्दियाँ, दुआएं और कॉन्डोलेंस और मग़फ़िरत की दुआ भी ग्रुप कैप्टन साहब के लिए हमारी तरफ से भी, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ज़ाहिर है जिस तरफ आपने कहा कि वो एक एथिक्स और मोरालिटी का डिफेंड करते हुए और एक सिविक सेंस के और ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर उन्होंने अपनी जान पेश की है। और ज़ाहिर है इसके लिए जितना भी कंडेम किया जाए, जो एक हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस है या वेपनाइजेशन है, या जिसको कहते हैं ना कि स्पेस ना देना है कि ज़रा सा डिफरेंस करने, हालांकि कोई भी शायद ग्रुप कैप्टन हो या कोई भी हो, रुक कर अगर देखना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर गोली चला दी जाए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी ट्रेनिंग होती ही इस तरह है। अल्लाह ताला ने एक तो एक इंसानों को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ जजमेंट और सेंस ऑफ बीइंग राइट सबको दी होती है, लेकिन हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिश की जाती हैं जामी साहब ट्रेनिंग के दौरान, बिकॉज हमने अपने एथिक्स, अपनी कॉज, अपनी कौम के दिफा के लिए लड़ना होता है। हमें कन्विंस होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और जाहिर है आप एग्री करेंगे कि जब तक आप अपने कॉज और अपने होने का मकसद को सही नहीं जानेंगे तो आप अपनी जान कोई भी नहीं पेश करता। और वही ट्रांसफॉर्म सड़क पे हुआ है, हवा में नहीं हुआ। सड़क पे ये हुआ है कि उन्होंने ऑब्वियसली देखा कि एक खातून के साथ ज्यादती हो रही है या एक जबरदस्ती की जा रही है, तो वही जैसे मैंने कहा ना, सेंस ऑफ बीइंग राइट एंड व्हाट इज टू बी डन फॉर द विक्टिम या ऑप्रेस्ड के लिए क्या किया जाना चाहिए, वही उन्होंने शायद किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाकी तो कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जिस कुर्बानी को कबूल करे। आमीन आमीन। जिस तरीके से ये 20-21 साल का लड़का एक स्टोर में काम करता है, खातून को ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, लेकिन आपने डिटेल देखी होगी, नाज़रीन से मैं मुखातिब हूँ। शर्ट भी बदली, मोबाइल सिम ऑफ किया, इस्लामाबाद से एक निजी बस सर्विस से भेरा पहुँचा, वहाँ से दोबारा वापस आया, जिस दोस्त के पास बाइक खड़ी की वहाँ पहुँचा तो पुलिस ट्रेस कर रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्रेडिट गोज़ टू देम कि उन्होंने फ़ौरन इसे गिरफ्तार किया, लेकिन पिस्तौल कैरी कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। जिस तरह 20-21 साल का नौजवान कैपिटल सिटी में एक वेपन के साथ फिर रहा और इतनी लंबी चौड़ी कहानी कर रहा है, दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जी बिल्कुल, पहले भी यही बात कर रहे हैं कि जो वेपनाइजेशन है, और ख़ासतौर पे कैपिटल की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग भी है, स्क्रूटनाइजेशन होती है, बड़ी स्कैनिंग है, लेकिन उसके बावजूद पेनिट्रेट कर जाना, और ये एक इंटॉलरेंस भी शो करता है। हमारी सोसाइटी का जो एक मिजाज बन गया है कि कोई मेरी मर्जी के खिलाफ है तो फिर फोर्स का यूज़ एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी लोगों ने समझ लिया है। अफसोसनाक बात यही है। और जैसे मैंने कहा कि बर्दाश्त, और हमारी सोसाइटी में जो जिस तरह का जेर ज़बरदस्ती कि आप किसी की इज्जत इस तरह उछालें सड़क पे खड़े होके, और ग्रुप कैप्टन साहब ने भी यही ज़ाहिर सोचा होगा कि अनएथिकल है, इमोरल एक्टिविटी हो रही है,
तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने किया। ऑब्वियसली पाक फिजाइया की ग्रूमिंग शायद काम आई, मैं तो यही कहूंगा कि वो एक विक्टिम को सलाम है सिक्योर उनको जी। करने के लिए, पास के लिए सलाम। उनकी 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 शहादत को, उनके अहले खाना के लिए बहुत दुआएं और सलाम उनको। अच्छा सर, 20 साल बाद गजा हुकूमत से दस्तबरदारी हमास की जानिब से, व्हाट डज दैट, और एन उस मौके पर जब मैंने जिक्र किया कि ईरान अमेरिका मामला चौथे राउंड की तरफ जा रहे हैं। जावी साहब देखिए, इसको मैं इस नज़र से देखता हूँ, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ थोड़ी सी एक क्वेश्चन का भी मैं लफ्ज अटैच जी, करना प्लीज। चाहूँगा, और वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, मैं वर्स करता हूँ अभी। ये पॉजिटिव इस सेंस में लगता है कि वो पीस बोर्ड आपको याद है हुआ था, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया उसके बाद, और कितना इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 80,000 फ़लस्तीनियों ने अपनी जान देकर ज़मीर को दुनिया के और ख़ासतौर पर वेस्ट और अमेरिका के ज़मीर को झंझोड़ा और उसकी कीमत दी कि कम से कम एक पीस बोर्ड मार्ज वजूद में आए और फिर दुनिया के लीडर्स इकट्ठे हों और इसको कोई खत्ते के लिए कुछ अमन की तरफ चला जाए। और उसके अंदर रोड मैप यही है, ऑल्दो बहुत ही वेग है, वो मैंने उस वक्त पढ़ा भी था, उसके अंदर कहीं भी रोड मैप टू फलस्तीन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। और मैंने उसको भी उस वक्त भी क्रिटिसाइज यही किया था कि इसमें टाइमलाइन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक उसमें जिक्र मैनिफेस्टेशन एग्जैक्ट नहीं है कि ये क्या होगा, तो वो और चेक एंड बैलेंसेस नहीं है एक बात। और जो मैं कह रहा हूँ, तो ये तो पॉजिटिव है कि अगर वो बोर्ड की लाइन में ये चल पड़े, जिसको मुआहदा आगे चले और इसको जिसको कहा उन्होंने कि अमन के लिए चल पड़े, तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो मेरी एप्रीहेंशन है, जामी साहब अब एग्री करेंगे कि यासिर अरफात फलस्तीन के जो PLO के होते थे, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, उन्होंने भी 1960s में PLO कायम की थी और उसने भी आर्म स्ट्रगल शुरू की थी फलस्तीन के लिए। उस वक्त इजराइल को मार्ज वजूद में आए, जैसे भी वो आया, चंद शायद 12 साल के करीब हुए थे, तो ये स्ट्रगल शुरू हुई थी। जब आर्म स्ट्रगल एस्केलेट हुई, तो फिर जब वेस्ट ने समझा कि अब क्या करें, तो उन्होंने एक ओस्लो एग्रीमेंट किया था 1993 से लेकर 95 ये एग्रीमेंट हुआ था, बातचीत होती रही थी, और यासिर अरफात से ये वादा किया गया था कि अगर अपने आप को डिसआर्म आप कर लें तो हम 2 स्टेट सोल्यूशन का आपको गारंटी देते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है ओस्लो एग्रीमेंट में। और मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। आज तकरीबन 31 साल हो गए जामी साहब, उस रोड मैप नहीं पता। मैं इसलिए कहा था कि मैं थोड़ी सी क्वेश्चन भी साथ हिस्ट्री से ऐड कर दूं कि पहले भी वादा यासिर अरफात से पूरा नहीं हुआ, वो दुनिया से चले गए। मैं दुआ गो हूं कि जो हमास एक्शन ले रहा है, इसके अंदर ऑल्दो उन्होंने कंप्लीटली डिसआर्म करने की बात नहीं कही, और वो क्यों हुआ है मैं आखिरी जुमला उस पर ऐड करता जाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमास पर प्रेशर हो गया था अब जो पीस लविंग लोग हैं, इवन फलस्तीनी भी, कि क्योंकि हमास आर्म स्ट्रगल नहीं छोड़ रही, इसलिए हमें शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि फलस्तीन की एक स्टेट कायम हो सके। तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रेशर को निगेट करने के लिए उन्होंने मान तो लिया है, कॉशियसली माना है। अब दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक ग्रुप ने अपना डीवेपनाइजेशन की है, हुकूमत हैंड ओवर कर रहे हैं, वो कहते हैं नेशनल, हम उसको मैनेजमेंट कमेटी को दे देते हैं, तो फिर अब मीनिंगफुल रिजल्ट या रेसिप्रोकेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये अब फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले, और साथ हमास कहते हैं कि अब हम सालिस ममालिक की कोर्ट में है गेंद, यानी समहाउ हमास ये समझती है कि जो सालिस ममालिक कर रहे हैं काम, और जिस तरह से फ़लस्तीन टेक्नोक्रेट कमेटी उसको इंतज़ाम हम देते हैं, यानी पूरी उम्मीद तो दिखाई दे रहे हैं कि आफ्टर ऑल दैट, इतना ब्लड शेड, इतनी शहादतों के बाद, दे स्टिल बिलीव कि शायद ये सालिस ममालिक जो हैं कोई ऐसा हल दे दें जिसके बाद ये जुल्म बंद हो जाए। देखिए जामी साहब, वैल्यू ऐड तो उन कुर्बानियों की तभी हो सकती है ना कि आप एक मौका दें। जैसे अभी देखिए ईरान और अमेरिका के दरमियान जो शहादतें भी होनी थी, जो 20,000 टारगेट्स किए गए ईरान के अंदर, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर भी तो पीस की तरफ ही आना पड़ता है ना। और वो जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो बेसिकली वॉर होती है, ये तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है थ्रू मिलिट्री मीन्स। अब ये जंग इजराइल ने लॉन्च कर दी, इतनी शहादतें हुई, अगर ये हमास एक मौका नहीं देती मीनिंगफुल, यानी टेबल पर आके डिसआर्म करके और गवर्नेंस हैंड ओवर करके मैनेजमेंट कमेटी को, तो फिर तो एक इल्जाम वापस इन्हीं पे शिफ्ट हो जाएगा ना कि अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको वैल्यू ऐड नहीं किया गया। तो ये अच्छा जेस्चर है बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने, आपने देखा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि उन्होंने सालिस हुकूमतों को जिम्मेदार बनाया है कि सालिस जितने हैं वो गारंटी दें, और उन पर छोड़ने का एक मॉरल हायर असेंडेंसी भी इनको मिल जाएगी हमास को, कि आने वाले दिनों में वो बेहतर समझ पाएंगे कि अब कौन ज्यादती कर रहा है। और हमास ने अगर ये जेस्चर दिया तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए इनके फायदे में जाएगा। साहब आप आ जाते हैं ज़रा, जो जनाब आयतुल्लाह शहीद का जनाजा, उनकी जो रसूमात आपने देखी, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, और वफूद के सामने जो कुरानी आयात और जिस तरह का मंजर था, करोड़ों की तादाद में लोग, अनबिलीवेबल वहाँ पे
मंजर थे जो इंडियन टीवी खुद उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो रहा है, उस सब को देखते हुए अब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मंसूब ये स्टेटमेंट्स के लगता है कि जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं अपने रहनुमा से। ही थॉट कि प्रॉबेबली जो मुजाहरे हुए उसके बाद कि दे डोंट लाइक देयर लीडरशिप, लेकिन ये कितना मिसकैलकुलेशन थी। और इस जनाजे की जो इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, उन्होंने कुछ काया पलटी होगी, कोई सोच बदली होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लेके दुनिया भर के एस्टेब्लिशमेंट की कि यार सिचुएशन इज द अदर वे अराउंड देयर इन ईरान। जी बिल्कुल जामी साहब, दिसंबर 2025 तकरीबन 6 महीने पहले चले जाएं, आपको याद हो जब मुजाहरे हुए थे ईरान में हुकूमत के खिलाफ और कई सौ या कई हज़ार लोग जान से गए थे। उस वक्त ईरान की बारे में अमेरिका ने और ख़ास तौर पर स्पॉन्सर्ड बाय इजराइल यही एक कैलकुलेशन किया था कि ये तो ऑलमोस्ट डाइंग जो कॉज है नंबर 1, ये डाइंग लीडरशिप है, डाइंग लेजिटिमेसी है, और ये एक ऑलमोस्ट डाइंग सिविलाइजेशन है। अब तो कॉज खत्म हो जाए जिस मुल्क में, लीडरशिप खत्म हो जाए, लेजिटिमेसी खत्म हो जाए, तो मुल्क रहता ही नहीं है। तो ये 6 महीने पहले तक तो मुझे लगता है उन्होंने यही कैलकुलेट किया था। और आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला खिताब उन्होंने 28 फरवरी को किया था, उन्होंने लीडर्स को शहीद करने के बाद ईरानी लोगों से कहा था कि आप टेक ओवर कर लें, हमने तो आपका रास्ता साफ कर दिया। वो डाइंग का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि लेजिटिमेसी, लीडरशिप और सारे का सारा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही था। अब देखिए, जब भी इस तरह का आप टारगेटिंग करते हैं, और मैंने उसी दिन 28 फरवरी को ही चैनल्स पर ये अर्ज किया था कि ये नॉन स्टार्टर है, लीडरशिप को नहीं मारा जाता नंबर 1, और कभी भी जिस मुल्क पर आप हमला कर रहे हैं, जिन मुल्कों के सरों उन लोगों पर बमबारी कर रहे हैं, उन्हीं से कहें कि आप टेक ओवर कर लें, ये नॉन स्टार्टर है, ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होता, ये डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं होता, ये एज अ बोनस कोई आ जाए लोग टेक ओवर कर लें, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिपेंड नहीं कर सकते उन लोगों पर, नंबर 1। अब वही आपने देखा, एक लोग जो सिटिंग ऑन द फेंस थे, कुछ मुखालिफ थे, मुखालिफ भी इंक्लाइन हो गए क्योंकि सॉवरेनिटी उनको लगी, उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई, बाहर से हमला हो गया। तो ये ईरानियों की आज की नहीं है, 3000 साल का ये कल्चर है कि आपस में इख्तलाफात वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लोग हैं। जो इन्होंने देखा कि बाहर से हमला हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि हम अंदर तो निपट लेंगे और बाहर वाला, तो ये मेरा ख्याल है एक न्यू फाउंड रेलेवेंस, एक न्यू फाउंड एक एडवांटेजेस या न्यू फाउंड यूनिटी अमेरिका ने दी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कह लें, न्यू फाउंड रीच दे लें, उसकी न्यू फाउंड उनकी इफेक्टिवनेस देख लें, रीजनलाइज कर दिया जंग को, तो ये तमाम के तमाम ईरान के हक में चले गए और अमेरिका के मुखालिफ चले गए। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डेफिनेटली उनको रियलाइज किया गया होगा अमेरिका में भी और बहुत जगहों पे भी कि आप आर्टिफिशियली इतने हजारों लाखों लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं कर सकते। तो चिश्ती साहब, यानी ये कहा जा सकता है कि ये मिसकैलकुलेशन थी उनकी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ओवर कॉन्फिडेंस था ट्रंप का, क्या था जिसकी बुनियाद पे वो इस हद तक गए कि फौरन सुप्रीम लीडर समेत दर्जनों अस्करी और सियासी क़यादत जो उनको शहीद कर दिया? व्हाट वाज देयर इन हिज माइंड? जी, ये जामी साहब बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसको मिसकैलकुलेशन नहीं कहता। जब भी मुझसे पूछा गया तो मैं कहता हूँ ये एरोगेंस थी। ठीक, जब आप पहले एरोगेंट होते हैं तो फिर आप सही कैलकुलेशन को भी गलत मानते हैं, आप ऑथेंटिक नहीं समझते हैं। आप जब मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था जब वेनेजुएला हुआ था और ईरान पर हमला होने वाला था, तो पूछा गया था मुझसे कि वेनेजुएला का हुआ है, अब तो नेक्स्ट ईरान की बारी है, तो मैंने कहा था ये डिल्यूजनल एस्केलेशन जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर जामी साहब, जब भी आपको एक सस्ती शॉर्ट इनएक्सपेंसिव विक्ट्री मिल जाए, फतह हासिल हो जाए, वो एक साथ अपने डेंजर का टैग भी लेकर आती है। वो डेंजर का टैग ये लेकर आती है कि आप एडिक्शन हो जाती है आपको, आप समझते हैं जितनी सस्ती ये मेरी विक्ट्री थी, ये वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी को उठाकर एक ही रात में वाशिंगटन पहुंचा दिया या न्यूयॉर्क पहुंचा दिया, ये आप लगता है कि मेरी मिलिट्री की इतनी ज्यादा स्किल है, ये मैं डिल्यूजनल एस्केलेशन, आप एस्केलेट कर देते हैं आपको और बिलीव करते हैं कि जो मैं एस्केलेट करूंगा वो मैंने सही होना है। अगर 6 घंटे में मेरी मिलिट्री ये कर सकती है तो 6 दिनों में क्या नहीं कर सकती। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा था, ये हम चंद दिनों की मार है, फिर कहा ये 4 से 6 हफ्ते जंग चल सकती है, आज तकरीबन 125 दिन हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इट वॉज अ मैटर ऑफ एरोगेंस, और जिसकी वजह से हुआ था। मिसकैलकुलेशन तब होती है कि आप सिर्फ मुझे बताएं या मैं आपको बताऊं, हम मिसकैलकुलेट कर दें। 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, सबने तो नहीं कह दिया होगा कि आप हमला कर दें कमाल हो जाएगा जनाब। ये नेतन्याहू के सपोर्ट के बाद एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस, और डेफिनेटली उन एजेंसियों ने रियलिस्टिक पिक्चर दी होगी। और आखिरी बात ये भी है मेरे सबूत में, मैं अपने दिफा में ये कहना चाहूंगा, आपने देखा रिपीटेडली उनके मिलिट्री लीडरशिप, कमांडर्स, जनरल्स, एडमिरल छोड़ के जा रहे हैं,
वजह ये है कि वो ये लोग हैं जो अपोज कर रहे थे पहले भी, और उन्होंने ही रियलाइज कराया होगा कि आप जंग स्ट्रेच कर रहे हैं, हमारे असलों के एक्सपैंड हो रहा है, हमारा स्टॉक पाइल कम हो रहा है, हमारी चाइना के खिलाफ डिटरेंस कम हो रही है, तो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको पता है, खुश नहीं हुए होंगे, उन्होंने अपनी अपनी ऑफिस छोड़ दिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब खालिद चिश्ती साहब आपके कीमती वक्त का। अब चूंकि ईरान का हमने जिक्र किया, ब्रेक भी क्लियर है, ब्रेक के बाद आपको तेहरान लिए चलेंगे। दो सहाफ़ी बड़े कॉम्पिटेंट पाकिस्तान से, वो इन तकरीबात को, इन रसूमात को कवर कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ क्या देखा ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब अनस मलिक साहब, एशिया वन के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी, इंटरनेशनल अफेयर पर गैर नज़र रखते हैं, वो तेहरान में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद जनाब उवैस तौहीद साहब, वो भी वहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैंने अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले लिंक दिया था कि आप दोनों से बात होगी। क्या देखा आपकी आंखों ने वहाँ? बहुत ही गैर मिसाली और तारीख़ी मनाजिर थे जो सोफर हमारे पास पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बिल्कुल तारीख़ी मनाजिर तो थे, हिस्टोरिक मनाजिर थे। आज जो है ये जुलूस था आज़ादी स्क्वायर तक इमाम खुमैनी के मुसल्ले से। ये 19 किलोमीटर का फासला बनता है, और आप यकीन करें कि 19 के 19 किलोमीटर में कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जहाँ पे आप चल सकें। लोग इतने जोक तर जोक लोग थे कि पाँव धरने की जगह नहीं थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग इमोशनली चार्ज भी थे। रिक्कत आमेज़ मनाजिर हमने देखे। लोग जो कंटेनर के ऊपर ये 4 जो है जस्ते खाकी रखे गए थे, वो उस कंटेनर के करीब जाते, उनको चूमते, अपनी अकीदत का उनके साथ इजहार करते, जो गुस्से का इजहार है वो भी करते। और ज़्यादातर हमने यही देखा कि ओवरऑल जो एक परसेप्शन जो ईरान के बारे में बनाया जा रहा था कि शायद वो यूनाइटेड नहीं है, मेरे ख्याल से वो परसेप्शन अब ख़त्म हो जाएगा। जितनी यूनिटी ईरान ने पिछले 4 महीने के, जब से ये जंग मुसल्लत की गई तब से देखा है, ईरान ने दिखाई है। और फिर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पहले जनाजा, जिस जनाजे के अंदर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टार्ट रिलीज नहीं किया गया कि कितने लोग तकरीबन उन्होंने अटेंड किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेहरान मेट्रो जो कि कल 24 घंटे चली है, और उसको जो है बिल्कुल ही मुफ्त किया गया था। अच्छा। उसमें सवार होने वाले लोगों की तादाद जो है वो 7 करोड़ थी। तो 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ मरतबा जो है लोग जो उसके अंदर गए और उसको इस्तेमाल किया 7 करोड़ लोगों ने, चाहे वो छोटे स्टॉप्स के लिए था या बड़े स्टॉप्स के लिए था, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो इट गिव्स यू अ सेंस कि क्या इंटेंसिटी थी, क्या मैग्नीट्यूड था उस जनाजे का। और ओवरऑल भी हम एक जो सेंटिमेंट देखते हैं, वो यूनिटी का जो सेंटिमेंट है वो बड़ा क्लियर है, वो बड़ा क्लियर हमें नजर भी आता है। जी बिल्कुल ठीक है ना, साथ में वैसा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो विजुअल्स आए वहाँ से, जितना ह्यूज ये गैदरिंग थी, ईरानी कौम ने जो मैसेज दिया पूरी दुनिया को, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप सरकार हूँ या वेस्ट की पावर्स हूँ, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, मिसकैलकुलेट किया, उनकी ख्याल था कि शायद अवाम अपनी क़यादत से मुतनफ़र हैं, बट ये तो कुछ और सूरत हाल निकली। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल भी जहाँ पे अनस भी थे और मैं भी वहाँ पे गया, जो ग्रैंड मुसल्ला है या इमाम खुमैनी मुसल्ला, वहाँ पे लाखों का मजमा था। यानी कि उसके अहाते से अंदर जाना, जहाँ पे जसद खाकी रखे हुए थे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब के और उनके लवाहिकीन के, वहाँ तक पहुँचने में कोई घंटा सवा घंटा लगा होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी गर्मी, उसके बावजूद ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियाँ, और आज अलग सुबह से लाखों अफराद एक जो ख़ियाबान आज़ादी है मशहूर तेहरान में, वहाँ पे मैं मौजूद था, वहाँ पे ये अनस भी वहाँ पे थे, कि उसके अंदर 2 स्क्वायर हैं। एक है इनकलाब स्क्वायर और एक है फ्रीडम स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर, जहाँ पे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद साहब के और उनके लवाहिकीन के जसद खाकी रखे हुए थे। मतलब 7-8 किलोमीटर का या 6 किलोमीटर का फासला होगा दोनों राउंड अबाउट्स में या स्क्वायर्स में। और आप यकीन मानिए, घंटा 1.5 घंटा मुझे लगाया, और उतनी ही तादाद में वहां से आ रहे थे, और उतनी ही तादाद में आ रहे थे, एक तांता बंधा हुआ था। सबसे बड़ी बात, स्याह लिबास में मलबूस, स्याह लिबास और लाल झंडे लिए हुए। स्याह जो लिबास वो गम को सिंबलाइज कर रहा था, सोगवारी को सिंबलाइज कर रहा था, माहौल सोगवार था, और लाल झंडे थे इंतकाम के, रिवेंज के, और तरह तरह के। और आपने देखा होगा फुटेज के अंदर कि वो लाखों हजारों की तादाद में थे। और मुझे लगता है कि जितने भी हमने जो सोगवारान थे उनसे बात की, उनका यही था कि इंतकाम, अलामती इंतकाम। ये दो बड़े जो इसमें मैसेजेस गए हैं। एक तो ये
कि कौम जो है वो मुत्तहिद है, और यही जो ईरान की सरकार है वो भी यही चाहती थी कि आपने रजीम चेंज करने की कोशिश की थी, आपने कहा था 3-4 रोज में अपराइजिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लाखों का जो मजमा है वो इस बात की गमाजी कर रहा है कि कौम मुत्तहिद है। और दूसरा उनका मैसेज था कंटिन्यूटी, यानी कि वो अनासिर ईरान के जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात भी थे इस निज़ाम हुकूमत से, और वो हर मुल्क में होते हैं, तो उसके अंदर वो अनासिर भी इस पूरी जंग के दौरान निजाम के साथ, झंडे के साथ, अपने वतन के साथ खड़े रहे। तो वो जो यूनिटी थी वो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इनकलाब के रखवाले हैं, निजाम हुकूमत के रखवाले हैं, गार्डियंस हैं, वो ये चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है ये इसका तसलसल रहे, और इनकलाब को वो समझते हैं कि एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है इस जंग के दौरान, जो शायद अगर ये जंग ना होती तो वो शायद ना होते। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियां फैशनेबल लड़के और किसी के साथ ढके हुए थे, ज्यादातर तो चादरें पहने हुए थे, और जाहिर बात है वो कल्चरली भी, लेकिन कुछ ऐसे देखा कि वो बाल खुले हुए हैं, ऐसे ही जा रहे, कोई वहां पे नहीं था, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम थे, पासदारान इनकलाब की जेर निगरानी था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में, यानी कि जो जो हजूम आ रहा था जा रहा था उसको ये महसूस नहीं होता यहाँ सिक्योरिटी है। हर 200 मीटर पे वो खुदकार हथियारों के साथ लेस थे, और छतों पर स्नाइपर्स थे, और शहर के अंदर कुछ जगहों पे बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं, पासदारान पुलिस भी थे, वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में थे, और शिकनबीन और शरबत और पानी की करोड़ों बोतल, यानी बहुत ये इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना कनेक्टेड थे सारी सूरत हाल से। अच्छा अनस, इसका दूसरा पहलू क्या, जो यानी इस्लामाबाद से जाते हैं हम स्विट्जरलैंड दोहा, अब क्या चौथा मरहला पाकिस्तान में तैयारी है, पाकिस्तान फ्रंट रनर कहा जा रहा है? बिल्कुल, जो अभी तक हालात चल रहे हैं और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, देखें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि दोहा में होने वाली बातचीत जो थी वो भले उसका जो आउटकम था वो पॉजिटिव था, लेकिन एक चीज़ उसमें बड़ी क्लियर है कि उसको उस तरह से वो पजीराई नहीं मिल सकी, क्योंकि ये बात डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी बल्कि इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी। गोया ये कि एक कमरे के अंदर अमेरिकी टेक्निकल टीम थी, दूसरे कमरे के अंदर ईरानी टेक्निकल टीम थी, और आमने सामने बैठकर उन्होंने बातचीत नहीं की। तो इसलिए अब तक जो डायरेक्ट बातचीत या बराह रास्त बातचीत होने वाला सिलसिला था, या तो वो इस्लामाबाद में हुआ और उसके बाद वो बर्गनस्टॉक में हुआ, दोहा में करवाने की कोशिश की गई लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। तो अब हमें यही नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से अगला हफ्ता जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, या उसके थर्ड वीक तक, मिड ऑफ थर्ड वीक तक हमें ये बातचीत का सिलसिला टेक्निकल सतह के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर नहीं, टेक्निकल सतह के ऊपर ये बातचीत का सिलसिला इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बिल्कुल एक हॉट फेवरेट ऑप्शन जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ईरानी साइड भी उसको कंसिडर करती है, सेफ कंसिडर करती है, उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है इस्लामाबाद को लेके। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में हम इसको होता हुआ मुझे नजर जरूर आता है। वैसे साहब आप कितने प्रैग्मेटिक हैं चौथे मरहले को इस्लामाबाद में होता देख के, और क्या वाकई एक मीनिंगफुल और कोई कंक्रीट प्लेटफॉर्म बन सकेगा? देखिए, जब भी मैंने जितनी सोगवारान से बात की, जितने भी जवान थे और बुजुर्ग भी थे, उन सब ने 14 नुकात जो इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर जो एक इंटरिम पीस एग्रीमेंट है बिटवीन अमेरिका और ईरान ब्रोकर्ड बाय पाकिस्तान, उसके वो तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पलड़ा भारी है हमारा, और 14 नुकात में से बेशतर हमारे मुतालबात माने गए हैं, लेकिन हर एक ने, यकीन कीजिए कि अगर मैंने 20 लोगों से बात की होगी तो उसमें 19 लोगों ने कहा है कि हमें शकूक व शुबात है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, और ये हम समझ रहे हैं, जो ईरानी का मैं आपको व्यू बता रहा हूं, और ज्यादातर ईरानियों का, कि ट्रंप मिड टर्म पोल्स और इस जंग में शिकस्त की वजह से, पसपाई की वजह से उन्होंने ये राजीनामा जो है वो साइन किया है, और वो समझते हैं कि नवंबर के अंदर जब मिड टर्म पोल्स होंगे उसके बाद इजराइल या अमेरिका की जंग हो सकती है। ये खवातीन से भी मैंने पूछा, तो जो मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, ठीक है, 47 साल की एक तारीख है बदगुमानियों की, लेकिन इस मुआहदे पे तारीफ की है। जनरल नासिर मुनीर साहब का 2 सोगवारान आज मैं बात कर रहा था आज़ादी, ख़यामान आज़ादी पे, फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर, उनकी तारीफ की। फिर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका नाम याद है कुछ लोगों को जिनसे मेरी बात हुई, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का। तो पाकिस्तान के लिए काफी एक बहुत अच्छे ख्यालात हैं, और इसको कहते हैं कि हम जो इन्होंने कायम किया, जंग बंद करवाई, उसमें बहुत ईरानी कौम के साथ खड़े हुए हैं ये। लेकिन जो
तहफ़्फ़ुज़ात है वो तो एक मतलब क्रॉस द बोर्ड है। और मुझे इसी वजह से लगता है कि ये जो मफाहमती याददाश्त है या जो अबूरी जो अमन मुआहिदा है उस वो डगमगाता नजर आता है मुझे। एक आखिर में मैं आपसे बात करूंगा, जो इस पूरे 3 रोज के जो शोक जो जी था जी प्लीज। उसके अंदर 2 चीजें थी। एक शोक का माहौल था और दूसरा उसमें सियासी रंग था, जिसमें अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, सऊदी कुव्वतें मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस, नेतन्याहू के नाम लेके कि हम आप जो है वो रिवेंज लेंगे इस खून की जो हमारे शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी साहब का। तो इसका मतलब है शोक का माहौल, लेकिन उसके अंदर जो आमिज़िश थी, जो एक लैंडस्केप बन रहा था वो सियासी बन रहा था। और शायद मेरे ख्याल में ईरान की सरकार भी यही चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अवैस तौहीद साहब, अनस मलिक साहब, आप दोनों का तेहरान से बराह रास्त हमें इस सूरत हाल पे अपडेट करे थे। आज के लिए इतना ही। मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।